तो यहां से हम कह सकते हैं केस फर्स्ट या फर्स्ट पॉइंट, दिस टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल। और इस रूट एल का मीनिंग क्या क्या होगा बेटा? इसका मीनिंग होगा एल एस प्लस एच हाइट ऑफ हुक प्लस आर। रेडियस। ये रेडियस, तीन चीजें थी इसके अंदर। एक तो स्ट्रिंग की लेंथ भी है इसमें, दूसरा जो हुक अटैच है उस स्ट्रिंग के साथ, जो उस पॉइंट मास से बोब से कनेक्ट है, उसकी हाइट, और उसके साथ साथ आर इज द रेडियस। ये रेडियस है, ये हाइट है, और यहां से यहां तक हमारे पास एल एस है। ये तीन फैक्टर हैं जिसमें आर हमारा फिक्स है, एच हमारा फिक्स है। हम इस एल एस को चेंज करेंगे जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो इस एल एस को हमने लिया, सपोज करें 70 सेंटीमीटर ले लिया, फिर उसके बाद 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105। तो हम लगातार क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम लगातार ये देखेंगे कि जैसे जैसे हम इस लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो वैसे वैसे ये जो एल है हमारा बेटा, ये भी इंक्रीज होगा। और इस एल के इंक्रीज होने से जो टाइम पीरियड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो यदि हम इस एल की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो उस सिचुएशन में टाइम पीरियड भी क्या होगा? जस्ट इंक्रीज हो जाएगा। और यदि एल की वैल्यू को हम डिक्रीज करते हैं तो उस सिचुएशन में टाइम पीरियड जो होगा हमारे पास वो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये जो टी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? रूट एल के है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि लेंथ को बढ़ाने से टाइम पीरियड जो इंक्रीज हो जाएगा। अब लेंथ कितना बढ़ाएं? क्या हम इस लेंथ को कर सकते हैं आर ई के बराबर, या इस लेंथ को कर सकते हैं ग्रेटर देन आर ई? व्हाट इज आर ई? रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से यदि हमसे कहा जाए कि हमने उस पेंडुलम की लेंथ को बहुत ज्यादा कर दिया, कितना ज्यादा? तो आंसर है कि रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर या उससे ज्यादा। तो उस सिचुएशन में क्या हमारा टाइम पीरियड भी बहुत ज्यादा हो जाएगा? तो हमारा आंसर होगा कि उस सिचुएशन में यदि हम ये इन दोनों में से कोई भी कंडीशन लगाते हैं तो हम लिखते हैं टाइम पीरियड टी विल बी इक्वल टू 2 पाई इनटू में एल, और इसको हम बोलेंगे क्या? दैट इज, इसको नाम देंगे हम एल डैश बोल देते हैं, एल बाई जी। व्हाट इज एल डैश? ये जो एल डैश है बेटा हमारे पास, इसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। दिस इज नोन एज इफेक्टिव लेंथ। अब इस इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? तो इसका वैसे तो खैर कंप्लीट डेरिवेशन है, फिलहाल मैं इसका रिजल्ट आपको बता रहा हूं। तो ये जो हमारा फॉर्मूला होता है डेरिवेशन के बेसिस पे, ये आता है हमारा इस तरह से 1/L प्लस में 1/RE। एलसीएम ले यहां से हम, L इंटू RE, ऊपर आ जाएगा RE प्लस L, और इसको उल्टा कर दें हम तो L डैश की वैल्यू हमें कितनी मिलती है? L इंटू में RE अपॉन में RE प्लस में L, और इस L डैश को हमने पुट कर दिया इस फॉर्मूले के अंदर। तो यहां से टाइम पीरियड की वैल्यू जो मिलेगी हमें टी, वो आ जाती है 2 पाई इंटू में रूट एल डैश, और इस एल डैश को रिप्लेस हमने किससे कर दिया? एल इंटू में आर ई अपॉन में आर ई प्लस में एल, और साथ में जी चल रहा है। तो इफेक्टिव लेंथ हमारे पास जो होती है उसको हम इस फॉर्मूले के बेसिस पे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारा कहलाएगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। कब? जब भी हम लार्ज लेंथ की बात कर रहे हैं, कितनी? जो कि रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है या उससे ज्यादा है। अब यहां से यदि हम इस रिलेशन में से फर्स्ट में से नीचे से आर ई को कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा? या एल को कॉमन ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, एल को कॉमन लेते हैं एक बार हम। 2 पाई रूट एल इंटू आर ई चल रहा है, हमने एल कॉमन ले लिया, यहां से अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस में आर ई बाय एल अपॉन में एल इंटू जी, और इस एल से एल कट गया तो ये आ गया टी बराबर किसके? 2 पाई इंटू में आर ई अपॉन में 1 प्लस में आर ई अपॉन में एल इंटू जी। तो ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। और अब इस फॉर्मूले में पुट कर दें एक बार आप क्या? एल की वैल्यू को एक बार आर ई पुट कर दें, और एक बार आप इस
एल की वैल्यू को क्या ले ले हम, इनफाइनाइट ले लेते हैं, जो कि आर ई से बहुत ज्यादा है। एल की वैल्यू इज ग्रेटर देन आर ई है, इसका मतलब से इन्फिनिटी। तो जब हम इनको पुट करते हैं यहाँ पर, तो हमें क्या मिलता है, यहां से देखें जरा। तो इफेक्टिव लेंथ जो है, इसका कंप्लीट डेरिवेशन बताया मैंने आपको, उसके आधार पे ये हमें रिजल्ट मिलता है। तो यहां से अब हम जो इसको सोल्व कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, यहां से इसको हम लिख सकते हैं कि यदि हमारे पास लेंथ की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, तो उस सिचुएशन में टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई इंटू में रूट आर ई अपॉन 1 प्लस आर ई अपॉन में एल, क्या बन जाएगा ये, 2 बन जाएगा, ये 1 + 1 2 बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू में आर ई अपॉन में 2g बन जाएगा ये, दैट इज 2 पाई इंटू में आर ई अपॉन में 2g। अब आर ई हमें पता है 6400 किलोमीटर, और जी भी हमें पता है 9.8, और जब इन दोनों को पुट करके हम सोल्व करते हैं, तो ये जो वैल्यू हमें मिलती है अप्रोक्सीमेट, ये मिल जाती है अराउंड दैट इज 60 मिनट, क्या 60 मिनट, हाँ 60 मिनट मिल जाती है यहाँ से। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है यदि हम उस लेंथ को रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ले लें, क्योंकि ये जो फॉर्मूला हमने ड्रॉ किया है 2 पाई L/g रूट, ये स्मॉल लेंथ के लिए होता है। लार्ज लेंथ की बात करते हैं तो उस सिचुएशन में हमारा दूसरा मेथड है जिसके जरिए ये फॉर्मूला हमें मिलता है। और यहां पर यदि हम इस L को RE के बराबर रखते हैं तब तो 60 मिनट आता है, और यदि हम इस L को इन्फिनिटी रखते हैं तो क्या आएगा, पुट कर दें आप, T = 2 पाई रूट, तो यहां पर हम पुट करेंगे इन्फिनिटी इस L की जगह, तो यहां से RE अपॉन इन्फिनिटी क्या बन जाएगा बेटा, ये 0 आ जाएगा। तो 1 प्लस में 0 दैट इज 1 बच गया, इनटू में g बच गया, तो ये कितना आ जाएगा, बोलो, RE 2 पाई रूट R बाई जी, हाँ। और इसको सोल्व करते हैं, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट आती है 84.6 मिनट के आसपास। तो ये हमारा इनफाइनाइट लेंथ के लिए टाइम पीरियड होता है 84.6 मिनट, और लेंथ की वैल्यू रेडियस के बराबर है, तो ये हमारा जो टाइम होता है ये होता है दैट इज कितना, 60 मिनट यहाँ से। तो ये हम यहाँ से बोल सकते हैं यदि हमारे पास लेंथ की वैल्यू काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू रेडियस, या फिर लेंथ की वैल्यू इक्वल है किसके, अर्थ के रेडियस के बराबर, तो उस सिचुएशन में ये हमारा फॉर्मूला फिलहाल हमें याद रखना है। फिलहाल कम लेंथ के लिए हमारा यही फॉर्मूला है, T = 2 पाई L/g का रूट। तो ये हमारा पहला केस हम बोल सकते हैं, लेंथ का जो इफेक्ट है इसके ऊपर वो क्या होगा यहाँ से। दूसरा हम कह सकते हैं इसके अंदर कि जो T है हमारे पास वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, रूट जी के है ना। T हमारा जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, रूट जी के है। आपको याद होगा हमने जो यूनिट 6 पढ़ी थी ग्रेविटेशन, उस ग्रेविटेशन में हमने अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट की थी, जो हमारी कितनी आती है, gm/r², और जिसकी वैल्यू आई थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन बेटा अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी, gh, डिक्रीज हो जाता, 1, बिल्कुल 1 - 2h/r × g। एक ये फॉर्मूला भी आया था, और एक हमारा दूसरा फॉर्मूला भी आया था, r² अपॉन में r + h का होल स्क्वायर × में g। तो इसका मतलब हमने आंसर दिया था कि अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और अर्थ के सरफेस से नीचे जाएंगे डेप्थ के अंदर, उस सिचुएशन में भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। डेप्थ के लिए रिलेशन आया था 1 - d/r × g। तो हमें आंसर मिला था चाहे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएं और चाहे हम अर्थ के सरफेस से नीचे आए, दोनों ही सिचुएशन के अंदर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हमारे पास वो क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। जबकि सरफेस के ऊपर वैल्यू क्या होती है इसकी, तो आंसर सरफेस पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। अब ये हमारे पास अर्थ है सपोज इस तरह से, और इस अर्थ के सरफेस पे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हिली एरियाज हैं, ये हमारे पास एक पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया टाइप में, इस तरह से हम कह सकते हैं। और यहाँ पर सपोज करें हमारे पास जो है मंसूरी है, नैनीताल है, देहरादून है, दार्जिलिंग है,
जम्मू कश्मीर, ये सारे जो भी हिल स्टेशंस के ऊपर हम जाते हैं, पहाड़ी एरिया पे जाते हैं, तो बेटा इस जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, इस कम होती है, यहाँ पर लेस होती है। तो यदि हम उस पेंडुलम को एक बार अर्थ के सरफेस पे रख के टाइम नोट करें और उसी को हम एक सर्टेन हाइट पे ले जाके टाइम नोट करते हैं, तो वहां पर ले जाने से होगा क्या, जी की वैल्यू कम हो जाएगी, और जी की वैल्यू कम होने से वहां पर टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। तो हम बोलेंगे क्या कि हमारे पास टी इनवर्सली है रूट जी के। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ के सरफेस से ऊपर चलते हैं तो भी डिक्रीज होती है, नीचे की तरफ आते हैं तो भी डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब दोनों ही सिचुएशन में टाइम पीरियड जो होगा पेंडुलम का वो क्या होगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पेंडुलम क्लॉक होती हैं वो हिल स्टेशंस के ऊपर एज वेल एज माइंस के अंदर हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं देती, और इस रीजन की वजह से हिल स्टेशन पे जाके यदि आप किसी दुकानदार को बोलोगे कि भैया हमें पेंडुलम क्लॉक दे दो, तो वो कहेगा जी हम नहीं रखते पेंडुलम क्लॉक को। क्यों नहीं रखते, क्योंकि पेंडुलम क्लॉक वहां पर एग्जैक्ट टाइम नहीं बताती, क्योंकि वहां जो पेंडुलम मूवमेंट कर रहा है उसके हिसाब से काम करती है वो, और वो जी की वैल्यू वहां पर लेस होने से टाइम पीरियड बढ़ जाता है। तो ऐसी जगह पर पेंडुलम क्लॉक जो है वो हमें प्रॉपर टाइम नहीं देती यहाँ से। तो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो पेंडुलम क्लॉक्स हैं वो हमारे हिली एरियाज पे या माइंस के ऊपर एग्जैक्ट टाइम नहीं बताती, क्यों। तो हमें केवल इतना लिखना होता है क्योंकि उन जगह के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो लेस होती है एज कंपेयर टू सरफेस ऑफ अर्थ, और इस जी के कम होने से वहां पर टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है। तो हम ये बोलेंगे इसके अंदर टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट इंक्रीज हो जाएगा यहाँ से। तो ये हमारा पॉइंट हो गया लेंथ और जी के रेस्पेक्ट में। अब इसके अलावा भी ये सारे हमारे बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट हैं। इसके बाद जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर 3, तो आपसे कह रहा है कि यदि हम उस पेंडुलम को, ये जो है हमारे पास, इसको बजाय थ्रेड के हम कनेक्ट कर देते हैं किससे बेटा, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं किसी मेटलिक वायर से। ये हमारे पास एक मेटलिक थिन वायर है, मेटलिक थिन वायर। तो हमसे कह रहा है क्या, if the bob of the simple pendulum is suspended by a thin metallic wire। और अब यदि आपसे कहा जाए क्या कि हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर जो है, इनिशियल टेम्परेचर, इसको टी तो हमारा टाइम पीरियड थीटा मान लेता हूं, इसको मैं θ1 मान लेता हूं। तो इनिशियल टेम्परेचर θ1 है, मान ली हमने सपोज 20 डिग्री सेल्सियस है, और अब हमने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन कुछ समय के बाद वो टेम्परेचर हमारा कितना हो गया, सपोज करें 40 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा हो गया फाइनल टेम्परेचर। दिस इज द फाइनल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा टेम्परेचर के इंक्रीज होने से हमने पढ़ा था क्या, थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। हमने एक थर्मल एक्सपेंशन के बारे में स्टडी किया था कि जब भी कभी सॉलिड्स को हीट अप किया जाता है तो उनमें एक एक्सपेंशन होता है, उसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। सॉलिड लेंथ वाइज, एरिया वाइज, वॉल्यूम वाइज एक्सपेंड होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास मेटलिक वायर है, इस मेटलिक वायर की लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा यदि टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाता है, तो इंक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा हमने मान ली इनिशियल टेम्परेचर पे लेंथ इसकी कितनी है, सपोज L1 है, और फाइनल टेम्परेचर पे लेंथ कितनी है, सपोज करें L2 है, तो कितनी इंक्रीज हुई, ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, ये हमारा डेल्टा L कहलाएगा। और हमें पता है दिस इंक्रीज इन लेंथ डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। किस किस पे डिपेंड करेगी, नंबर 1 ओरिजिनल लेंथ पे, एंड नंबर 2 राइज इन टेम्परेचर पे। आपको याद होगा ये हमने पढ़ा था। इसी तरह से एरिया की बात की थी, इसी तरह से वॉल्यूम की बात की थी, और फिर हमने डायरेक्टली को हटा के कांस्टेंट लगाया था अल्फा, और इस अल्फा को हमने क्या बोला था, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोला था। और θ2 माइनस θ1 को फिलहाल मैं d थीटा लिख देता हूं। तो बेटा यहां से L2 माइनस L1 आ गया दिस, तो L2 कितना आ जाएगा, L1 अल्फा L1 इंटू डी थीटा, या ये कहें L1 ले लिया हमने कॉमन, 1 प्लस में अल्फा इंटू डी थीटा। तो ये हमारे पास आ गई L2। एंड व्हाट इज L2, फाइनल लेंथ। तो इसका मतलब यदि इनिशियल लेंथ हमारे पास L1 है, तो आप बताएंगे इनिशियल लेंथ के रेस्पेक्ट में जो टाइम होगा हमारे पास
से T1 वो कितना होगा 2 पाई L1 बाय जी का रूट, और फाइनल लेंथ L2 है, तो अब टाइम कितना होगा T2 2 पाई L2 by L2 बाय जी का अंडर रूट। और अब हम इस L2 को पुट कर सकते हैं क्या, इस L2 को हम ये सारा पुट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। तो जैसे इस L2 को हम रखें यहां पर, तो अब हमें जो टाइम पीरियड है वो कितना मिलेगा देखें जरा। तो फिलहाल हम इतना भी बता सकते हैं डायरेक्ट कि टेम्परेचर के राइज होने से लेंथ बढ़ जाएगी, और लेंथ बढ़ने से टाइम पीरियड घट जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ जाएगा वो निकाल रहे हैं हम। तो यहां से T2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 पाई और साथ में रूट इंटू L2। व्हाट इज L2? L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डी थीटा और अपॉन में जी, ये आ जाएगा। बोलो अब यहां से 2 पाई L1 बाय जी का रूट क्या बन गया, बोलो। इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन 2 के अंदर ध्यान से देखें बेटा, इसमें 2 पाई L1 बाय जी इसका रूट जो क्या बन जाएगा T1 बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा बन गया T1, और उसके अलावा क्या बच गया अंडर रूट क्या 1 बच प्लस जाएगा? अल्फा। बिल्कुल। तो T2 बराबर बन जाएगा T1 इंटू में 1 प्लस में अल्फा इंटू में डी थीटा, और इसकी पावर कितनी 1/2। 1/2। ठीक है, ये पावर 1/2 आ जाएगी। और हम चाहें तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो T2 बराबर आ जाएगा T1 इनसाइड 1 प्लस में, जैसे हमें पता है 1 प्लस एक्स की पावर n, तो ये होता है बेटा 1 प्लस में nx अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्र अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इसकी तर्ज पे यदि हम इसको ओपन करें तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस अल्फा डी थीटा को x मान लो आप, और n की जगह 1/2 है। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा 1 प्लस में nx अल्फा डी थीटा एज इट इज, और n कितना है 1/2, ये आ गया अपॉन में 1 फैक्टोरियल। अब आगे टर्म क्या लिखेंगे हम, आगे लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्र का मतलब अल्फा डी थीटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा, और अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहां पर जो अल्फा होता है वो हमारा स्मॉल होता है, और उसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट में क्यूब करेंगे, 4 करेंगे, ये और भी स्मॉल हो जाएंगे, और इसलिए हमने स्मॉल टर्म्स को क्या कर दिया, जस्ट नेग्लेक्ट कर दिया, उनको हमने नहीं लिखा। तो ये हमारे पास T2 की वैल्यू फाइनल क्या मिलेगी हमें, T1 इनसाइड 1 प्लस में अल्फा इंटू में डी थीटा अपॉन में 2। तो अब हमारे पास जो टाइम पीरियड की वैल्यू होगी वो ये वाली आ जाएगी, फाइनल टाइम इतना होगा। और आप चाहें तो यहां से परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो, तो वो आता है हमारा चेंज अपॉन में ओरिजिनल मल्टीप्लाई 100%, ये हमारा फॉर्मूला होता है बेटा। चेंज कैसे आएगा, तो डिपेंड करता है वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। टेम्परेचर यहां पर यदि इंक्रीज होगा तो इस वायर की लेंथ भी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। और यदि वायर की लेंथ इंक्रीज हो गई तो टाइम हमारा रूट एल के डायरेक्टली होता है, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। तो चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम अपॉन में इनिशियल टाइम मल्टीप्लाई 100%। और यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम T2 अपॉन में T1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 100%, ऐसे भी लिखा जा सकता है ये। और T2 अपॉन T1 की वैल्यू यहां से क्या आएगी इस रिलेशन से, बताएं। 1 प्लस अल्फा डी क्यू बाई 2। बिल्कुल, यहां से T2 अपॉन T1 को हम लिख सकते हैं, दैट इज 1 प्लस में अल्फा डी थीटा बाई 2। बिल्कुल ठीक है। तो यहां से इसको चेंज करें अब हम, तो चेंज करते हैं, पुट करते हैं इसको हम यहाँ पर, तो ये हमें मिल जाता है यहाँ से कितना, ये मिल जाता है परसेंटेज चेंज T2 बाई T1 दैट इज 1 प्लस में अल्फा इंटू में डी थीटा बाई 2, ये तो हो गया ये, और उसके बाद माइनस 1 और मल्टीप्लाई 100%, और इस 1 से 1 कट गया,
तो यहां से फाइनली क्या मिला हमें, अल्फा डी थीटा अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 100%। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, 50 इंटू में अल्फा इंटू में डी थीटा, परसेंटेज जो चेंज है वो ये आ जाएगा। बताएं, यदि ये हमसे आगे पूछता उस सिचुएशन में बताएंगे, अदरवाइज हम केवल डायरेक्ट बताएंगे कि यदि हम इसको एक थिन मेटलिक वायर से सस्पेंड करते हैं और यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उस सिचुएशन में इसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमें केवल इतना लिखना होता है कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से उस मेटलिक वायर की लेंथ बढ़ जाएगी, टाइम बढ़ जाएगा, या फिर टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो वायर की लेंथ स्लाइटली कम हो जाएगी और टाइम पीरियड की वैल्यू भी कम हो जाएगी, टेम्परेचर का इफेक्ट। और पूछे कितना, तो उसके लिए हमें इनिशियल लेंथ पता होनी चाहिए और इनिशियल लेंथ के साथ हमें अल्फा पता होना चाहिए। तो फाइनल लेंथ को हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, 1 प्लस में अल्फा इंटू डी थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगी फाइनल लेंथ, और इस फाइनल लेंथ की हेल्प से हम सोल्व कर सकते हैं कि अब हमारा टाइम जो है वो कितना होगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो हमारा क्या होगा। एंड दिस इज पॉइंट नंबर 3। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4 हमारा। 1-2 मिनट बचे हुए हैं, दोबारा रिज्वाइन करना आप लोग, टाइम भी होने वाला है। 4 हमारा है कि हमारे पास जो क्या बोलते हैं पेंडुलम जो है, उसी तरह से लिया हमने, ये हमने सस्पेंड कर दिया कुछ इस तरह से, और ये हमारा पॉइंट मास हो गया है लाइक दिस। अब ये जो पेंडुलम है बेटा हमारा, इसके मास को मैंने m मान लिया। सपोज इफ द बोब ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ मास m is suspended from a wire of natural length L। ये जो वायर है हमारे पास, इसकी लेंथ को हमने L मान लिया, और इस वायर का जो रेडियस है ये हमारा हो जाएगा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कितना हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बोलो। इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। तो आर हमने क्या मान लिया, आर हमने मान लिया इसका रेडियस। आर हमने क्या माना बच्चों, बोलो। आर हमने इसका रेडियस मान लिया है। अब यहां पर जब हम इसको सस्पेंड करने के बाद इसको ऑक्सीलेट करवाते हैं तो होगा क्या, होगा ये कि इस वायर की लेंथ स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिक बिहेवियर हमने पढ़ा था क्या, कि जब भी कभी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी वायर पे हम एक्सपेंड करते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स, तो उससे होगा क्या, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे उस लोड को रिमूव कर देते हैं वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टाइम तक जब हम इसको ऑक्सीलेट करवाएंगे तो ये वायर थक जाएगा, इसमें इलास्टिक फैटिग आ जाएगी, और जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं क्या, ये हमने पढ़ा था इलास्टिक फैटिग के अंदर, कि इसका जो वाइब्रेशन जो है वो जल्दी रुक